थाने में लोग जाते हैं अक्सर और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, तो उनके लिए क्या करना? अब एफआईआर आप कहीं से भी बैठकर किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई क्राइम किया भी है तो उनके लिए क्या क्या सुरक्षा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? पुलिस से वही डरता है जो कानून को नहीं जानता है। जब आप कानून को जान लेंगे तो पुलिस से नहीं डरेंगे। जो लोग पीड़ित हैं वो मोबाइल से भी अब एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यस। नया वाला जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें आम नागरिकों के लिए क्या खास है, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। 7 साल तक के मामलों में सीधे पुलिस गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है कि आपको 90 डेज के अंदर आपको बताना है कि आपके केस के स्टेटस क्या है। इससे पहले आपके केस के स्टेटस को पता ही नहीं चलता था। क्या विक्टिम को ये अधिकार नहीं है कि हमारे केसेस को क्यों वापस लिया जाए, क्यों मुझे भी सुन लिया जाए? पुलिस को जो गिरफ्तारी करने की पावर है, बिना मजिस्ट्रेट को डिटेन थाने में रखने का अधिकार है, वो केवल 24 घंटे, केवल 24 है। अक्सर लोग वर्दी से डर जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास जानकारी हो तो पुलिस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वो तमाम जानकारियाँ आपको देने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सर। नया वाला जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें आम नागरिकों के लिए क्या खास है, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सर। सबसे पहले केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद नीरज जी। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो पुलिस से लोग अक्सर डरते हैं तो कब कब नहीं डरना चाहिए? अगर कोई क्राइम किया भी है तो उनके लिए क्या क्या सुरक्षा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में? देखिए, किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारा भारत का संविधान है, ठीक है, वो इतना स्ट्रांग है, वो अभियुक्त को भी प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ जो है विक्टिम को भी देता है, दोनों को बैलेंस करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि केवल जानता है कि अभियुक्त की साइड्स का, विक्टिम दोनों का। और जहाँ तक पुलिस की बात पूछ रहे हैं, पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस से वही डरता है जो कानून को नहीं जानता है। जब आप कानून को जान लेंगे तो पुलिस से नहीं डरेंगे, क्योंकि पुलिस जो अपना काम करती है उसको विधि के अनुसार काम करना है, विधि के विरुद्ध पुलिस को काम नहीं करना है। जैसे कि कोई अपराध की सूचना जब थाने में दी जाती है तो पुलिस एक्टिव होती है। पहले सीआरपीसी था, दंड प्रक्रिया संहिता, इसको इंग्लिश में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं। अब आ गया वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये ऐसा एक कानून है, मैं देख रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ाता हूँ, कि इसमें अभियुक्त के साथ साथ विक्टिम का भी प्रोटेक्शन दिया गया। अभी तक इससे पहले के जो कानून थे वो कहते थे अभियुक्त सेंट्रिक है, लेकिन पहले इस कानून को कह रहे हैं अब विक्टिम सेंट्रिक, दोनों को दिया जा रहा है। अगर पुलिस आपके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज करती है, एनसीआर दर्ज करती है, तो पहले बात, असंज्ञेय मामले पुलिस तो गिरफ्तारी नहीं करेगी। संज्ञेय मामले को पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है तो आप देखे होंगे बिहार का एक बहुत बड़ा केस है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टाफ बिहार केस। इस केस में क्या है, 2014 का एक केस है कि एफआईआर दर्ज होता है तो पहले का तो ऑटो अरेस्ट कर लेती थी पुलिस, अब ऑटो पुलिस नहीं करेगी। 7 साल तक के मामलों में सीधे पुलिस गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। 7 साल से नीचे के मामले में अगर गिरफ्तारी उनको करना है तो पहले धारा 41A का जो है वो पहले नोटिस देते थे, एपीआर होते थे, उसके बाद ही जो है गिरफ्तारी की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते। अब जो है वो 41A की जगह आप गया 35+3 की पहले वो नोटिस देंगे 7 साल से कम के मामलों में, उसके बाद ही गिरफ्तारी करेंगे अगर उन्हें लगता है कि आगे गिरफ्तारी करना आवश्यक है। अगर हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो आगे अपराध करेगा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा, बाहर से बाहर चला जाएगा, तब आपकी गिरफ्तारी करेंगे। अब गिरफ्तार भी आपको पुलिस कर ले रही है, तो अगला जो अधिकार आपका होगा कि 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वो गिरफ्तारी इलीगल हो जाएगी। वो जो है संविधान के विपरीत वो गिरफ्तारी होगी, और आपको साथ ही साथ जो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो धारा 57-58 है उसके अंतर्गत भी गिरफ्तारी इलीगल हो जाएगी। तो पहला पुलिस की जिम्मेदारी बनती है गिरफ्तार व्यक्ति को अविलंब 24 घंटे के मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देना है। मजिस्ट्रेट के पास अब है कि अगर वो कि उस मामले को हम जो है कि उनको बेल ग्रांट करें या उसको जेल में भेजें। अगर मामले की गंभीरता को लग रहा है कि नहीं मामला गंभीर है, चूंकि पुलिस वो करती है कि भाई हमको रिमांड चाहिए, और पुलिस कभी भी जुडिशियल रिमांड नहीं देगी। पुलिस हमेशा मांग करेगी कि हमको पुलिस रिमांड चाहिए, जुडिशियल रिमांड नहीं। तो अब मजिस्ट्रेट को लगना है कि इस केस में कि जो है कि हमको पुलिस रिमांड देना है या
न्यायिक रिमांड में जुडिशियल रिमांड देना है। पुलिस रिमांड आज भी 15 दिन का है। लोग जो गलत, नीलेश जी आपको बताऊं कि लोग गलत बता रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं कि उसमें इनिशियल 40 डेज 60 डेज है। वो इनिशियल 40 डेज 60 डेज जो है कि पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस है। एक तो आप देखेंगे पहला जो केसेस है कि आपको मिलेगा, पहला केसेस है अनुपम जे कुलकर्णी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। इसमें यह था कि जो है कि क्या 15 दिन के बाद भी पुलिस जो मांग सकती है। 15 दिन का मतलब यह कि आप गिरफ्तार हुए तो पुलिस का यह अधिकार होता है कि हम रिमांड को लेने का, स्टैट्यूटरी राइट्स है उनका, कोई इस तरह से मतलब कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये मजिस्ट्रेट को देखना, उसका डिस्क्रिशन है कि दे या न दे। तो वो क्या करती है, रिमांड को मांगती है। तो मान लीजिए किन्हीं केस पुलिस 15 दिन नहीं रिमांड ले पाई, वो चाहती है 16 डेज 17 डेज 18 डेज के बाद हमको पुलिस दीजिए। 15 दिन देगा क्या हो, तो अनुपम जय कुलकर्णी के मामले में होगा कि नहीं, 15 दिन के बाद अगर आप रिमांड मांगने जाएंगे पुलिस रिमांड तो हम नहीं देंगे। फिर आया जो है कि वी सेंथिल बालाजी वर्सेस ईडी के केस, उसमें 52 डेज के बाद जो है उच्चतम न्यायालय ने रिमांड दे दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी इस कानून के आने से पहले क्या हो रहा था कि एक्यूज बहुत क्लेवर, चालाक होता था। जैसे उसको पुलिस रिमांड मिला, वो जाते हॉस्पिटलाइज हो जाता था। रिमांड तो मिला लेकिन आपको एक्चुअल जो है रिमांड, जो फिजिकल रिमांड वो नहीं मिल पाता था। तो पुलिस परेशान, उसके बाद फिर जा रही रिमांड लेने की, सर हमको रिमांड तो आप दिए लेकिन हमको फिजिकल रिमांड नहीं मिल पाया। तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम होती थी कि सर ये तो जानते हैं 167 आपका जानते हैं कि सीआरपीसी में एक आप जो है ये तो जो है 15 डेज है। तो फिर इसमें केस के बाद क्या हुआ कि जो है पार्लियामेंट्स ने जब ये कानून बनाया तो उस कानून में सेक्शन 187 रिमांड है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया इनिशियल 40 डेज और 60 डेज, यानी 40 दिन तक आप क्या कर सकते हैं रिमांड, लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए रिमांड 15 दिन ही होगा। 15 वो कहीं कोई उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को ना होना भी चाहिए। और ये जो है हम नहीं कह रहे हैं, ये जो भी इलाका जानकार व्यक्ति है जो 187 पढ़ रहा है नीलेश जी, वही कह रहा है कि इसमें रिमांड 15 दिन ही होगा। लेकिन 40 दिन और 60 दिन का मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 40 दिन का मतलब ये है कि जैसे पुलिस गिरफ्तार करती उन मामलों में 40 दिन की बात हो रही है जिसमें सजा का प्रावधान 10 साल तक है। यानी 10 साल के अपराधों में मामलों में पुलिस 40 दिन के अंदर रिमांड ले सकती है, यानी 41वें दिन ले सकती है, 42 दिन ले सकती है, 40 दिन। पहले वो क्या था कि आपको 15 डेज लेना है। और जहाँ 10 साल से ऊपर मृत्युदंड, आजीवन कारावास जैसे अपराधों का आरोप है, उस मामले में पुलिस 60 डेज के अंदर रिमांड ले सकती है। तो यहाँ पर रिमांड्स की बात हो गई, पुलिस के संबंध में रिमांड ले रही एक्यूज के पर्सपेक्टिव से हो गई। लेकिन नहीं, एक ऐसा कानून जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो विक्टिम को भी करता है, विक्टिम सेंट्रिक में आपको बताना चाहूँगा। देखिए अभी आप देखेंगे अब FIR 173 में आ गया है, पहले FIR था 154 में। और जैसे किसी के अगेंस्ट कोई अपराध होता है तो पहले चाहता है कि वो पुलिस केस हो, क्योंकि पुलिस उसमें हस्तक्षेप करेगी। जब पुलिस केस होगा तो क्या होगा कि जो है विक्टिम है, जिसको चोट लगी है, वो भी उसको सांत्वना मिलेगी, उसको मिलेगा रिलीफ कि हाँ चलो मेरा केस रजिस्टर्ड हो गया, अब अभियुक्त के अंदर कार्रवाई होगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मान लीजिए सपोज दैट आप देख रहे हैं कि जो है कोई बैठा हुआ है बॉम्बे में, ठीक है, कोई बैठा हुआ मान लीजिए कलकत्ता में, वो नहीं आ पा रहा है। तो अब क्या हुआ, इररिस्पेक्टिव एरिया आ गया है, यानी 0 FIR आ गया। अब FIR आप कहीं से भी बैठकर किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं। पहले क्या होता था, जो संबंधित एरिया था वहीं जाओ। लेकिन इससे पहले भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अगर आप देखेंगे ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केसेस में संज्ञेय अपराध में मैंडेटरी FIR की बात कर रहा था, लेकिन बहुत सारे केसेस में FIR नहीं दर्ज होता। हाथरस का केस देखे होंगे, उस केसेस में FIR दर्ज नहीं हो रहा था। तो उसके बाद देंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक सर्कुलर इशू हुआ, ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी केसेस को रेफरेंस देते हुए कि ऑल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कि इस केस के रिगार्डिंग आप कंप्लायंस करें और जो है संज्ञेय मामले में आपका जुरिडिक्शन है या नहीं, आप FIR को दर्ज करें। लेकिन FIR दर्ज नहीं होता था। अब हमने क्या किया, एक सीधे प्रावधान कर दिया 173 के अंतर्गत कि इररिस्पेक्टिव एरिया, कि जहां भी आपको लगता है आपकी जुरिडिक्शन है या नहीं है, और हमें जो कन्वीनियंट प्लेस लगता है, मान लीजिए दिल्ली और अपराध हुआ है सपोज दैट मान लीजिए गया में, तो हम दिल्ली में भी FIR दर्ज करा सकते हैं। वो FIR दर्ज करने के बाद जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि जो है ये विक्टिम पर्सपेक्टिव से है। वहीं पर अभी आप देख रहे होंगे कि आपके केसेस में क्या स्थिति है, कोई जानकारी नहीं मिलता था।
ये बहुत बड़ी कमी थी सीआरपीसी की। और इसमें हम देते हैं सबसे ज़्यादा श्रेय पार्लियामेंट्स का, अपने प्राइम मिनिस्टर का और अपने होम मिनिस्टर का, कि उन्होंने एक बेस्ट कानून लाया, बेस्ट कानून कि उस कानून को देखेंगे। तो अब अगर आपके केस की स्टेटस रिपोर्ट क्या है, जो पीड़ित है वो जान सकता है कि हमारा केस कहाँ पे। तो अगर 193 यानी जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 सेक्शन 193 की सब क्लास 3 में लिखा हुआ है कि आपको 90 डेज के अंदर आपको बताना है कि आपके केस के स्टेटस क्या है। इससे पहले आपके केस के स्टेटस को पता ही नहीं चलता था कि आपके केस का स्टेटस क्या है, कि पुलिस मतलब इन्वेस्टिगेशन किस है, उसके बाद चार्जशीट फाइल हुई कि नहीं फाइल हुई या फाइनल रिपोर्ट लगा, कुछ नहीं जानकारी मिलती। अब ये है कि ये कानून में आपको सूचित किया जाएगा कि आपके केस का स्टेटस क्या है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि क्या होता है कि देखिए केसेस बहुत रजिस्टर्ड होता है, कभी कभी केस रजिस्टर्ड होता है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट केस को विड्रॉ भी करती है, वापस भी लेती है। लगता है कि नहीं ठीक है चलो हमने केस रजिस्टर्ड किया था, अब केस वापस भी ले लेती। तो लेकिन क्वेश्चन है वापस तो लेती थी, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन सीआरपीसी धारा 321 था केस को वापस लेने के। आप जानते हैं नीतीश जी, आप भी चूंकि उसी फील्ड से हैं तो आप जानते हैं पहले था कि सेक्शन 321 सीआरपीसी में विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन केसेस वापस लेती थी। भाई स्टेट को लग रहा है कि नहीं ठीक है क्या जरूरत है और ठीक है चलो केस को वापस लेते हैं कि जो है अब। लेकिन क्या था कि लेती थी तो क्या जो व्यक्ति वास्तव में पीड़ित है, जिसको आप विक्टिम कह रहे हैं, क्या विक्टिम को ये अधिकार नहीं है कि हमारे केसेस को क्यों वापस लिया जाए, क्यों मुझे भी सुन लिया जाए। अगर आप लेना चाहते हैं, हम अपोज करना चाहते हैं, तो पहले क्या था स्टेट ही वापस ले लेती थी, विक्टिम को जानकारी नहीं मिलती, उसके केस में वापस ले लिया, केसेस वापस सरकार ले ली। अब ने कहा नहीं, अब 360 में धारा 360 में विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है कि अब केसेस को क्या है कि जो विड्रॉ अगर आप करते हैं, सरकार करती है, ठीक है, आपको सरकार को लगता है कि ये केस विड्रॉल करने लायक है क्योंकि इट इज द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट शुड बी फिनिश लिटिगेशन, कि सभी कानून का उद्देश्य है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। ये स्टेट के भी लिए, हमारे लिए और आपके लिए। लेकिन आप केस को समाप्त करने जाते हैं, वापस ले रहे हैं, तो क्या जो एक्चुअल विक्टिम है, जिसको चोट लगी है, जो सफरर है, क्या उसको नहीं सुनना चाहिए? अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत काम कर रहे हैं। वो चीज आ गया, धारा 360 में स्पष्ट कर लिया है कि अगर मामला का आप विड्रॉल करने जा रहे हैं तो पीड़ित को भी आपको सुनना हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कानून जो विक्टिम सेंट्रिक है, सेंटर से भी कहा जा रहा है कि ऐसा कानून पहला बार विक्टिम सेंट्रिक आ रहा। तो आपको, और आप देख रहे हैं अभी एक है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, अब हम देख रहे हैं कि जानते हैं कि अब जो ऑफेंसेज हो रहे हैं कि जानते हैं कि साइंटिफिक मोड से हो रहे हैं, मोबाइल से हो रहा है, ठीक है, लैपटॉप से हो रहा है, कंप्यूटर से ऑफेंसेज हो रहे हैं। तो देखिए पुलिस को भी हाईटेक, जो लोग पीड़ित हैं वो मोबाइल से भी अब एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यस बिल्कुल। उसमें कहीं देखिए ऐसा है कि हम आपको बता रहे हैं कि 173 में ही लिखा हुआ है जो EFIR, ठीक है, EFIR वो भी आपका विक्टिम सेंट्रिक है। EFIR पहले क्या होता था कि आपको पहले क्या था, ये रिटन और ओरल जो भी आप सूचना देंगे थाने के भार साधक अधिकारी को, लिखित और मौखिक, तो लिखित और मौखिक दे रहे हैं, यही दे रहे थे। तो क्वेश्चन है कि लिखित में दस्तावेज आ रहा था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्या वो सूचना जो आप दे रहे थे मोबाइल से दे रहे हैं या फिर जानते हैं कि आप ईमेल कर रहे हैं, तो उसमें मामला में कि क्रिप्टिक और इनक्रिप्टिक बात होती है। जैसे आप देखेंगे हम आप जो डिस्कस करते हैं बच्चों के सामने, सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा केस जो है इनक्रिप्टिक क्रिप्टिक मैसेज की बात करते हैं, तो है पहले से भी, लेकिन अब बहुत सेटल्ड रूल बना दिया गया। पहले क्या जानते हैं, लॉ क्लियर नहीं था, वेरियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स रिगार्डिंग जो EFIR लाइक मतलब के जो FIR बाय टेलीफोन, बाय मोबाइल एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन अब 173 में आ गया है कि आप जानते हैं कि क्या करेंगे कि आप ईमेल से भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। बस उसमें केवल एक चीज़ कर दिया है कि वो जो है देंगे आप, उसके बाद जानते हैं उसकी प्रिंट लेंगे और 3 दिवस के अंदर आपके सिग्नेचर कराएंगे। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं, आप दिल्ली में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कोई एरिया का कोई नहीं है, आप कहीं से भी FIR इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में कर सकते हैं। ये भी एक विक्टिम सेंट्रिक। और जो थाने में लोग जाते हैं अक्सर और पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर देती है, तो उनके लिए क्या करने चाहिए? देखिए उनको कुछ, देखिए अभी आप देखेंगे एक लेमैन तो कहेगा कि आप जाइए मंत्री जी के पास, ठीक है, कोई कहेगा आप जाइए DIG के पास, कोई कहेगा वहाँ पे जाइए, तो उसको करने कुछ नहीं जरूरत है। मैं कहता हूँ, ठीक है, आप विधि के अच्छे जानकार आप भी हैं, तो आप भी देखते होंगे, कुछ नहीं करना, उनको सीधे कहिए कि उसकी एक
लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक या फिर आप जानते हैं कि आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको दीजिए, इस आशय का कि हमने दिनांक इतने को एक जो है सूचना दर्ज करने के लिए संबंधित थाने को दिया था, संबंधित थाने वाले ने मेरा सूचना दर्ज करने से मना कर दिया। तो मना कर दिया, उस आशय का एक आवेदन, लिखित आवेदन, रजिस्टर्ड लेटर स्पीड के माध्यम से आप जो है जिले के एसपी को दीजिए। ठीक है, जिले को एसपी को दीजिए। अगर जिले के एसपी उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो अगला अब जो आपका स्टेप्स होगा वो जो जुडिक्शन वाला मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन देकर वो प्रथम सूचना दर्ज कराने के लिए वो कर सकते हैं, उनको आदेश देने की शक्ति है, वो दे सकते हैं। अगर उनको मामला लगता है जमीन है तो वो आदेश करेंगे, अगर नहीं लगता है तो उनको खारिज भी कर सकते हैं, नहीं लग सकता तो उनको कंप्लेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। तो 2 स्टेप्स है यही कि पहला स्टेप्स नहीं दर्ज हो रहा तो आप जाइए, किसके पास जाना है आपको? पुलिस अधीक्षक के पास। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से भी दे दो रहा तो आपका जो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके सामने जाके आप जो मजिस्ट्रेट के साथ आवेदन करके आप अपने मामले को दर्ज कर सकते हो। वो लिखेंगे कि SHO ठीक है सो एंड सोन की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। हाँ, वहाँ से भी दर्ज होगा तो आपके पास इस रास्ते को आप यूज कर सकते हैं। सर, जो अभियुक्त हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और बिना किसी ग्राउंड के गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या ग्राउंड बताना जरूरी है? देखिए, ऐसा है, ग्राउंड बताना जरूरी है। ठीक है, ये जा रहे आपको क्लियर है, जान लीजिए कि राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्संस। ठीक है, इवन आपको बताऊं वारंट भी उनको देखने का अधिकार है। ठीक है, गिरफ्तारी क्यों किया गया है, गिरफ्तारी के क्या कारण, अगर आप देखेंगे उसके बाद राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, तो इसको हम तीन भागों में बांट के देखते हैं। एक तो जानते हैं कि प्री ट्रायल, ठीक है, यानी चार्जशीट फाइल होने से पहले। दूसरा हम जानते हैं कि जब उनका केस ट्रायल पे जाता है, मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेता है, ड्यूरिंग ट्रायल देखते हैं, और एक पोस्ट ट्रायल को देखते हैं। ये 3 तरीके से। तो जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है कि अगर आप देखेंगे चीज़ों को, ठीक है, कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, मेरे ऊपर कितने ऑफेंसेस के चार्जेज हैं, कौन सा ऑफेंस है, अगर आप देखेंगे तो DK वसु वेस्ट बंगाल का केस, एक आप बताऊं, DK वसु वेस्ट बंगाल के केसेस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया। उसके बाद पहले अगर देखेंगे जोगिंदर सिंह स्टेट ऑफ यूपी का केसेस देखेंगे, तो उसके बाद DK वसु जब के केसेस आया, उसके बाद जानते हैं कि 2000 परिवार को आपको उसमें 11th गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कि आप जैसे गिरफ्तारी हो रही है तो गिरफ्तारी की पहली बात जो 2 शब्दांत गिरफ्तारी का मेमो है। अब वो सेक्शन 35 के अंदर वो गिरफ्तारी का मेमो जो हम बना रहे हैं, पहले 41A था, C था, D था, ठीक है, उसको सूचना देना जरूरी था। अब यहाँ पे जो हम आपको बता रहा हूँ कि 11th गाइडलाइंस के अंदर था कि आप गिरफ्तारी करने जा रहे हैं तो गिरफ्तारी 2 शब्दांत व्यक्तियों के सामने होना चाहिए। जो व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है उसको जानते हैं कि उसका नेम प्लेट स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, पुलिस वाला है नहीं है, वो होना जाना जरूरी है। गिरफ्तारी का मेमो बनाना चाहिए, उसकी मतलब कि पोजीशन से जो वस्तुएं रिकवरी हो रही है उसकी भी एक सूची बनाना चाहिए। उसके शरीर पर जो भी चोटें लगी हुई हैं उसको भी लिस्टेड किया जाए, सूचीबद्ध किया जाना ही किया है। उसके बाद उसकी सूचना उसके मित्र, परिजन, जो भी लोग हैं उनको सूचना देना चाहिए। अधिवक्ता से मिलने का भी उसको अधिकार है। और जैसे गिरफ्तार आप करते हैं तो अविलंब मतलब जो है कि इसमें जो जर्नी का पीरियड एक्सक्लूड करते हैं और उसको जो है हम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें 2 तरह के मजिस्ट्रेट की बात हो रही है कि अगर मान लीजिए आप प्रिवेंटिव, आपका जैसे आप कि पुलिस के पास ये पावर है कि अगर आप संज्ञेय अपराध करने जा रहे हैं तो उस संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए जो है वो गिरफ्तारी करती है 170 में। अब करेगी 170 में, पहले वो था धारा 151 में, जिसको हम लगा रहे हैं निरोधक कार्रवाई पुलिस की। अब देखते हो पेपर में होता पुलिस के द्वारा निरोधक कार्रवाई, तो धारा 170 में निरोधक कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वो जब कितने दिनों के लिए सर, बिना कोई क्राइम देखिए पुलिस के पास दोनों पावर, एक तो पहले अपराध करने से पहले, अपराध करने के बाद। लेकिन दोनों केसेस में नीलेश जी आपसे बार बार कहूंगा कि पुलिस को जो गिरफ्तारी करने की पावर है, बिना मजिस्ट्रेट को डिटेन थाने में रखने का अधिकार है, वो केवल 24 घंटे के आगे गिरफ्तारी किसी पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये कानून कहता है और संविधान का अनुच्छेद 22 भी यही कहेगा, आर्टिकल 22 भी यही कहेगा। अगर आपको गिरफ्तारी इलीगल हो रही है तो आपको अभियुक्त के पास ये अधिकार है उस गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए। अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है और सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ
इंडिया में अपनी याचिका दाखिल कर सकता है इस गिरफ्तारी के विरुद्ध। सर एक चीज और इधर देखा गया प्रशांत किशोर के मामले में, मेडिकल कराने ले जाता है और मना कर दिए देते हैं कि मैं मेडिकल नहीं कराऊंगा। तो मेडिकल कहाँ करवाना चाहिए था उनको, एम्स में, पीएमसीएच में, या क्या जुरिडिक्शन होगा? देखिए ऐसा है, देखिए वो आपको बता रहे हैं कि ये जो है अगर आप देखेंगे सीआरपीसी में और यहाँ पे भी सेक्शन वो जानते हैं कि आपको 53 है, 52 है, अगर आप देखेंगे 54 के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे उसमें सीआरपीसी में और नए हमारे लॉज में है, तो उसमें भी यह है कि जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसका जानते हैं कि जो हम चिकित्सीय परीक्षण करवाते हैं, ठीक है, और उसको भी कराते हैं। और आप देखते हैं जो इसलिए हम देखते हैं कि क्या वो पर्सन फिट है कि नहीं फिट है, इसके लिए करा लेना चाहिए। देखिए करा लेना चाहिए कि अब आप देखेंगे बहुत सारे पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि कस्टोडियल टॉर्चर, पुलिस कस्टोडियल टॉर्चर करती है कि 3rd डिग्री मेथड, ठीक है भाई, बाहर तो सबके सामने तो मारेगी नहीं पुलिस, जब आपको जानते हैं जेल में रखेगी तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, लिस्टेड केसेज में बता दूंगा आपको कि जहाँ पे पुलिस ने फिजिकल फोर्स किया है, ठीक है। अब नीलबत्ती वेरा स्ट्रीट ऑफ उड़ीसा का केस आप जानते हैं, सहेली पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली का केस देखें, बहुत सारे ऐसे केसेज जहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है। तो हमारा मतलब है चीज़ों को उसको करा लेना चाहिए। और यही नहीं, अब आप देखेंगे जो है डीके वेस्ट बंगाल की गाइडलाइन है कि वहाँ पे भी मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा है कि जैसे अगर उनको आप एक्यूज मार, चाहे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो चाहे वो जानते हैं जनरल डिटेंशन हो, कि दोनों केसेस में आपको जानते हैं कि व्यक्ति को जो है चिकित्सा परीक्षण कराना चाहिए, पुलिस की ये जिम्मेदारी है। और अगर पुलिस नहीं करती है तो मेरे पास स्टैट्यूटरी राइट है कि हम पुलिस से कहेंगे हमारा मेडिकल एग्जामिन करवा लिया जाए, जिससे हमें लगे कि हमारे शरीर पे कोई चोटें नहीं। डॉक्टर जब आपको जब वो जो है मेडिकल एग्जामिन करेगा आप, तो आप लिखिएगा कि नो इंजरी फाउंड इन बॉडी, कोई इंजरी नहीं है। तो जब इंजरी कोई फाउंड बॉडी पे नहीं है, वो इंजरी कहाँ से आई? इसके मतलब आई कस्टडी में आई, तो कस्टडी में कौन एक्सेस कर सकता? पुलिस कर सकती है, यानी कस्टोडियल टॉर्चर है। तो इसलिए जो है करा लेना चाहिए, क्योंकि भी आपका अगर मान लीजिए हो सकता है कि उसका हेल्थ डेटोरेशन की बात है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम्स हो तो हाईली डायबिटिक्स हो, तो पुलिस क्या करेगी? अगर हाईली वो डायबिटिक है या कार्डियक पेशेंट्स है, तो उसमें क्या हुआ, उसको वो मेडिकल फैसिलिटेट करेगी, इसलिए जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए पुलिस को भी ये लगेगा कि आप जैसे कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, ठीक है, और उसके बाद जानते हैं उसके फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो पुलिस उसमें फंसेगी। इसलिए पुलिस अपने सेफर जोन में कर दिया कि करा लेते हैं। नहीं भैया देखिए इनको पहले से ऑलरेडी से हाईली डायबिटिक थी, ठीक है, ये इंजरी ऑलरेडी इनके पास थी, ये बीमारी ऑलरेडी थी, तो इस वजह से पुलिस भी सेफ जोन में करती है। और एक्यूज भी को भी कराना चाहिए, किसी को भी कराना चाहिए। मैं लॉ का प्रोफेसर हूँ, अगर मुझे भी करती है तो मैं कहूँगा मेरा एग्जामिन करवा लो भाई, इसमें कहीं कोई उसी नहीं है, और बहुत क्लियर है। सर अक्सर लोग छोटे छोटे मामले में जाते हैं और पुलिस मना ही करती है कि एफआईआर नहीं करेंगे, तो क्या पुलिस जानकर करती है या फिर उसको जरूरी पड़ता है? देखिए ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि आप देखे होंगे कि इसी 173 में है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मामला फेक है तो आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? अब आप उसका केस लीजिए, अपने पास रखिए, उसको आप रिफ्यूज मत करिए। अगर मेरी बातें पुलिस पे सुन रहे तो भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको केस को रख लेना चाहिए, ठीक है। अगर उनको लगता है कि नहीं मामला मतलब कि ये फेक है, ठीक है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, हम पहले से नहीं हो सकते हैं प्रेजुडिस, ठीक है। हमें पहले उस केस को जो है कि क्या करना चाहिए, पहले उस केस को हमको पहले रख लेना चाहिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहिए कि अगर मान लीजिए जो है कि हो सकता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हो, कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस जो आ रहे हैं केसेस, तो आपको लग रहा है कि नहीं इस केसेस में, जैसा कि आप देखेंगे ललिता कुमारी और स्टेट ऑफ यूपी के केसेस में, तो आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए। आपको नहीं लग रहा तो केस को मत रजिस्टर्ड करिए। लेकिन ये जो कि सरसरी तौर पर जैसा आपका जो कहना है कि मना कर देती है, वो मना करना गलत है, क्योंकि पुलिस के पास कौन जाता? जनरली पुलिस के पास वही जाते हैं कि जो किसी अपराध से सताए हुए व्यक्ति होते हैं, ठीक है। जो मजबूत हो क्यों जाएंगे, वो तो आपको मारेंगे भी, और उसके बाद जानते हैं कि उसके बाद जो हो सकता है कि वही जाके एफआईआर दर्ज करा दें। तो अगर मामला जा रहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस हर मामले में गलत है, लेकिन कभी अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि पुलिस को उनके पास भी दिया गया कि कोई व्यक्ति, देखिए कानून सबके लिए, कानून का दुरुपयोग ना तो पुलिस को करना है, ना तो पीड़ित व्यक्ति को करना है, ना तो अभियुक्त को करना है, और विधि का शासन है सीधी सीधी। तो विधि के शासन में हमके विधि के अनुसार और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवा ही कोई काम होना चाहिए। तो हमें अगर उसको रिफ्यूज करना है नीलेश जी, तो रिफ्यूज करने के पर्याप्त कारण होना चाहिए, लेकिन पहले से हमें रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ एफआईआर दर्ज करने का आया है कि अब मामला गलत है, आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि आपके बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो ठीक है मत करिए, लेकिन उस मामले को जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए।
लगता नहीं है तो मत दर्ज करिए, है ही नहीं है। सर इस बार जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है, लोग उसको कह रहे हैं कि स्पीडी जस्टिस अब मिलेगा, और क्या आपको भी लग रहा है ऐसा? लेकिन देखिए ऐसा है कि देखिए एक हम लोग ला के हैं तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, विलम्ब न्याय को पराजित करती है और विफल करती है। तो हर देखिए स्टेट के लिए यही है कि उस राज्य में जितना जल्दी न्याय मिल जाए वो राज्य उतना ही सफल होगा, उतना सुदृढ़ होगा और लोग न्याय पर विश्वास करेंगे। नहीं तो लोगों को न्याय पर विश्वास उठता चला जाएगा। और आप देखेंगे आप जो है 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स केसेस अभी सब जुडिस हैं। आपको बताऊं कि मैं देख रहा हूं तो क्या है, मैं आपको बताऊं नीलेश जी, ये बहुत अच्छा स्टेप है भारत सरकार का कि कैसा कानून लाई कि जिसमें अगर आप देखेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो चार्ज फ्रेम करते हैं भाई, देखिए इसमें दो कहाँ से डिले होता है, कहाँ से हम कैसे इसको आप कहें कि स्पीड जस्टिस भाई होता है इन्वेस्टिगेशन में। तो इन्वेस्टिगेशन में आपको जानते हैं कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं जो पॉक्सो के अंदर कहते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन आप 2 मंथ्स के अंदर कर लीजिए जनरली। भाई इन्वेस्टिगेशन जब आप कर लेंगे और जनरली है, और अदर केसेस में 90 डेज यानी 2 महीने और 90 दिन, मैक्सिमम 90 दिन के तो आपके इन्वेस्टर मतलब आप कर लेंगे इन्वेस्टिगेशन। मतलब मैंडेटरी नहीं, अगर केसेस मान लगता नहीं हो पा रहा तो आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जनरल जो रूल्स है 2 महीना सेक्सुअल ऑफेंसेस में, ठीक है, और जो है 90 दिन अदर ऑफेंसेस में, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट आप जाके यहाँ पर जा रहे हैं, कर रहे हैं, चार्जशीट फाइल करेंगे। अब चार्जशीट जब फाइल करेंगे उस पर मजिस्ट्रेट क्या संज्ञान लेगा। संज्ञान लेगा तो मजिस्ट्रेट देखेगा जो है जितने डॉक्यूमेंट्स है, जो FIR की कॉपी है, ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि जो विटनेस के स्टेटमेंट्स हैं, कोई कन्फेशंस हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट है, कोई साइंटिफिक जो डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के बाद लग रहा है केसेस बन रहा है। जब केसेस बन रहा है तो इसमें आप देखेंगे चार्ज फ्रेम करेगा। तो चार्ज फ्रेम करने के लिए आप देखे होंगे कि चार्ज फ्रेम करेगा 60 दिन का चार्ज फ्रेम कर देगा, ठीक है। अब चार्ज पहले टाइम लिमिट नहीं था, अब चार्ज फ्रेम के लिए टाइम लिमिट कर दिया। उसके बाद आपका जैसे चार्ज फ्रेम किया फर्स्ट हियरिंग, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। जब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद पहले जानते हैं ट्रायल, उसके बाद कंप्लेंट। पहले क्या होता है जजमेंट डिलीवर करने में जानते हैं कि 2 मंथ 3 मंथ्स, तो कह रहा है कि जैसे कंप्लीट होगा आपको 30 डेज के अंदर जजमेंट भी डिलीवर करना है। तो यहाँ पे जैसे चार्जशीट में हमने किया और ट्रायल प्रोसेस किया, तो जो विलम्ब के थे वहाँ से उसको कम करने के लिए इस कानून ने मतलब इस कानून के द्वारा कोशिश किया गया है। अब कोई प्रश्न ये होता है कि देखिए यहाँ पे जजों की संख्या कम होती है और एक ही जजेस, जैसे आप देखे होंगे सिविल केसेस भी सुन रहे हैं और क्रिमिनल केसेस सुन रहे हैं, दोनों केसेस सुन रहे हैं, बिफोर लंच आफ्टर लंच। तो केसेस रजिस्टर्ड कितने हो रहे हैं, केसेस बहुत रजिस्टर्ड हो रहे हैं ना केसेस, उस हिसाब से लगातार कोशिश किए कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हम हाथ पे हाथ तो रख नहीं सकते, भारत सरकार भी नहीं सकती है। तो एक बड़ा इनिशिएटिव मैं दूंगा भारत सरकार को जो इस कानून को लाकर कि स्पीडी जस्टिस की तरफ बढ़े। हम कह भी रहे हैं, आखिर क्यों बात कह रहे हैं कि नहीं, ये जानते हैं कि न्याय पहले दंड था, अब दंड के तो न्याय बने ना भाई, हमको न्याय देना। भाई किसी भी कानून का उद्देश्य दंड देना नहीं है, किसी भी कानून का उद्देश्य न्याय देना है। न्याय दोनों के साथ होना चाहिए, अभियुक्त के साथ भी होना चाहिए न्याय और पीड़ित के साथ भी होना चाहिए। तो ये बैलेंस बना रहा है ये कानून, दोनों को न्याय दे रहा है। तो ये जो प्रावधान आपको लगेगा कि नहीं कि स्पीडी जस्टिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और सर ने साफ साफ बताया कि अभियुक्त के लिए क्या क्या प्रोविजन आए हैं और क्या क्या जो पीड़ित हैं उनके लिए क्या क्या प्रोविजन इस बार है। और आप भी इस वीडियो की मदद से सर से भी कभी भी सहायता लेनी हो तो आप भी ले सकते हैं, और आपके भी प्रश्न हो तो आप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।